नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से फिर से एक बार आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं किसी न किसी महान व्यक्तित्व के विषय में जिनका संबंध संगीत से रहा हो, उनके जीवन परिचय को या फिर उनसे जुड़ी कुछ कहानियों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आए दिनों आता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज पुनः आप लोगों के बीच में हम आए हुए हैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिनका नाम कालिका प्रसाद है। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर के इन लोगों का जीवन परिचय एक तरफ से तो उन लोगों के लिए लाभकारी है ही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, साथ में उन लोगों के लिए भी एक आप कह लीजिए कि ज्ञान संग्रह की तरह है। जो लोग संगीत की विधाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग इस क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं। कालिका प्रसाद जी का संबंध लखनऊ घराने से रहा और जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले हमारा एक वीडियो आया हुआ था कथक के बिहाफ पे, तो उसमें इनके नाम की चर्चा हमने पाई होगी। दुर्गा प्रसाद जी के सुपुत्र थे आपके कालिका प्रसाद और बिंदादीन महाराज। बिंदादीन महाराज बड़े भाई थे, कालिका जी जो थे वो छोटे भाई थे और दोनों के दोनों लोग संगीत की कथक विधा, जो नृत्य विधा है, उस विधा में बहुत ही पारंगत और अपने समय काल के सबसे उत्कृष्ट कलाकारों में से एक। बिंदादीन महाराज का संबंध वाजिद अली शाह के घराने से रहा और लखनऊ में उनका समय बीता। साथ में कहीं कहीं यह जानने को मिलता है कि जो कालिका प्रसाद थे वो बिंदादीन जी के साथ प्रोग्राम्स तो हमेशा किया करते थे, किंतु ये बनारस में रहना पसंद करते थे। आवास इनका जो निवास रहता था वो मैक्सिमम बनारस में रहता था। बाकी प्रोग्राम के दृष्टिकोण से ये लोग जब भी मिलते थे अपना प्रोग्राम साथ में लोग दिया करते थे दोनों भाई। जितनी मुद्राएं हैं, जितने भाव हैं, उन सभी चीज़ों में इस प्रकार से कालिका प्रसाद और बिंदादीन महाराज रमे हुए थे कि जब दोनों भाई उस नृत्य को, उस शैली को जब पेश किया करते थे तो व्यक्ति जो था वो आत्मविभोर हो जाया करता था। जो दर्शक दीर्घा होती थी वो आत्मविभोर हो जाया करती थी। व्यक्तित्व के बड़े धनी थे और साथ में ही यह ठुमरी के बड़े अच्छे गायक भी थे। इसलिए इनकी एक और बड़ी अच्छी विशेषता ये थी कि ये नृत्य के बीच में ही ठुमरी के गायन को पेश करते थे। फिर जिन जिन पदों को इन्होंने ठुमरी के माध्यम से गाया है, उन पदों पर भाव की अभिव्यक्ति करना, भाव को लाना और नृत्य में उस चीज़ का समावेश करना, ये सलीका इनका जो था इनको सबसे अलग करता था। और इस चीज़ के लिए ये बड़े ही आदर सम्मान के साथ जाने जाते थे और जहाँ भी ये जाते थे लोग इनसे इस चीज़ का डिमांड किया करते थे। कहते हैं कि कालिका प्रसाद जो थे बड़ा ही सहृदय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, किंतु जिद्दी बहुत थे। और यह स्वभाव पाया जाता है जब एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन किसी एक विधा के लिए लगाया हो, जब उस विधा को पूजा समझ के उसने आत्मसाध किया हो, उस कंडीशन में वह उसका जिद्दी होना लाजमी है। जिद हर जगह बुरा भी नहीं होता। एक कहानी मिलती है कि एक कोई तवायफ थी, लोगों का मानना था कि इसको संगीत सिखाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह बड़ी कुरूप है और यह कभी भी दर्शकों का, श्रोताओं का मनोरंजन नहीं कर सकती या फिर उनको मोह नहीं सकती अपनी कला के आधार पे। लेकिन कालिका प्रसाद जी का ये मानना था कि जो कला होती है वह आपकी इंटरनल ब्यूटी को एक्सपोज करती है। आपका जो इंटरनल ब्यूटी है वह उभर करके सामने आता है। बाह्य सौंदर्य जो है वह क्षणिक होता है। आपने किसी को देखा, आप अट्रैक्ट हो गए, वहाँ तक बाह्य सौंदर्य है।
किंतु जब आप उससे मिले, जो अब उससे आप रूबरू हुए, उसके विचारों को जब आपने देखा, जब आपने जाना, तब उसके बाद उसके प्रति आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह अस्थायी होता है। और कालिका प्रसाद जी इस बात को भली प्रकार जानते भी थे और मानते थे। इसीलिए इन्होंने यह जिद पकड़ ली कि नहीं, इसको हम सिखाएंगे, और उन्होंने उसे विधिवत ट्रेनिंग दी, विधिवत सिखाया। और जब वह उस विधा में पारंगत हुई तो तत्पश्चात उसने जब अपना प्रोग्राम किया तो उसकी कुरूपता के ऊपर उसकी कला भारी पड़ी। और जहाँ तक बात थी कौन देखेगा, जहाँ तक बात थी कि कौन अपना समय उसको देगा, वहाँ लोग उसके मुरीद हो गए। और यह बिल्कुल सत्य है, जो कला है वह आपके बाह्य सौंदर्य से उसका लेना देना ही कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं। पूजा आपके कला की होती है, आपके शरीर की पूजा नहीं होती। और यह बात समझने में एक लंबा वक्त लग जाता है और बहुत लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आती। कोई भी कलाकार हमें इसलिए खूबसूरत लगता है क्योंकि उसकी कला खूबसूरत है। अगर उस व्यक्ति के शरीर से वह कला निकाल दी जाए तो वह जो हाड़ मांस का एक पुतला है वह हमारे लिए किसी योग्य नहीं होता। इस बात को प्रूफ किया कालिका महाराज ने। इनके 3 सुपुत्र थे, जिसमें से अच्छन महाराज, आपके लच्छू महाराज, आपके शंभू महाराज, जो कि आगे चल कर के कथक की पृष्ठभूमि को और बढ़ाते हैं और चमत्कृत करते हैं और आगे ले जाते हैं। और आज जो लखनऊ घराना है, जिन ऊंचाइयों पे कथक के परिदृष्टि से लखनऊ घराना है, दूसरा और कोई घराना नहीं। इनके जन्म को लेकर के तो प्रॉपर वे में कहीं भी कोई बात एग्जैक्ट नहीं मिल पाती कि नहीं किस सन में इनका जन्म हुआ, किंतु जहाँ तक साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्य के अनुसार इनका जो निधन हुआ वह 1910 ईस्वी में हुआ। और 1910 ईस्वी में जब इनका निधन हो जाता है, उसके बाद इनकी जो अगली पीढ़ी रहती है वो आगे की ओर बढ़ती है, जिसमें इनके बड़े सुपुत्र अच्छू महाराज धीरे धीरे वो कथक विधा की सारी जिम्मेदारियों को लेते हैं, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, और आगे की ओर बढ़ते हैं। और यह कथक की जो वंशावली रही वह तब से लेकर के आज तक इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ रही है। हम सभी नए लोग, नई पीढ़ी जो सिर्फ इनके बारे में पढ़ पा रही है और इनके कंट्रीब्यूशन को किताबों के माध्यम से और भी कुछ साक्ष्यों के माध्यम से किसी गुणी जन के मुखार बिंदु से सुन पा रही है, तो हम अपना भाव रूपी श्रद्धांजलि इनको पेश करते हैं। और इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जहाँ भी महान विभूतियाँ हों वहाँ इनके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे और इनके इन सुकार्यों का श्रेय आज भी हम इनको देते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस बात को आज यहीं समाप्त करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। तब तक के लिए महादेव।